Hello and welcome you all to this e-learning platform of Pardlo India. I am your physics mentor Dimple और आज हम पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स का थर्ड पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर्स। जो हमने डायोड्स पढ़ लिए थे, रेक्टिफायर, जो डायोड्स का पीएन जंक्शन पढ़ा, डायोड्स रेक्टिफायर की तरह कैसे काम आते हैं, सोलर सेल, फोटोडायोड, एलईडीज, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं जंक्शन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है? जैसे कि जो पीएन जंक्शन था उसमें क्या था, एक पी साइड और एक एन साइड था, उन दोनों को हमने क्या करा, फैब्रिकेट कर दिया साथ में, तो वो हमारा बन गया पीएन जंक्शन। वैसे ही जंक्शन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, एक तीन रीजन होते हैं इसमें, या तो एक होगा एन, पी और एन, एन साइड, पी साइड और एन साइड, या फिर पी एन पी, यानी कि पी साइड, एन साइड और पी साइड्स। तो ये तीन रीजन से मिलकर बना होता है हमारा ट्रांजिस्टर। इसके अंदर तीन रीजन्स होते हैं, या तो दो एन रीजन होंगे और एक पी रीजन होगा, या फिर दो पी रीजन होंगे और एक एन रीजन होगा। इसको हम बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं, बीजेटी, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। हम बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जब जो तीन रीजन होते हैं, जैसे ये है, इसके अंदर दो जंक्शन होते हैं, जैसे ये एन पी एन है, तो एक एन साइड, फिर पी, फिर एन, तो ये हमारा है ट्रांजिस्टर्स। इसके अंदर क्या है, ये दो जंक्शन बने हुए। जैसे पीएन जंक्शन में एक ही जंक्शन होता था, उसके ऊपर एक डिप्लीशन लेयर होती थी, जैसे यहां पर एक डिप्लीशन लेयर बनती थी। बट इसमें क्या है, इसके अंदर तीन जंक्शन है और इसके अंदर कितनी डिप्लीशन लेयर बनती है, दो डिप्लीशन लेयर। और इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ को हम कंट्रोल करते हैं, उसकी बायसिंग प्रॉपर करते हैं, ताकि हमें ट्रांजिस्टर जो है वो अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल हम उसको कर सके। जैसे अगर हम इसको हम एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं, इसको हम स्विच की तरह यूज करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी अलग अलग बायसिंग करते हैं, अलग अलग फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस करते हैं अलग अलग जंक्शन को। तो इसके अंदर दो जंक्शन होते हैं, एक यहां पर होता है और एक यहां पर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। जैसे मैंने बोला एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर का मतलब है कि इसके अंदर दो रीजन होंगे एन के और एक रीजन होगा पी का, तो यह है एन पी एन। एन साइड में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स जो होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ये है पी साइड, इसके अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, होल्स। और ये है फिर से एन साइड, जिसके अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा होता है हमारा ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी तीन ही रीजन होते हैं, इसमें बस क्या होता है कि दो पी साइड्स होती हैं और एक एन साइड होती है, मतलब दो पी साइड जो है, एक एन साइड, दो पी साइड्स के बीच में सैंडविच होती है। पी साइड में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, होल, एन साइड में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, और फिर से पी साइड में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, होल्स। तो ये हमारा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब इसमें जो ये तीन रीजन बने हुए हैं, इन तीन रीजन को भी अलग अलग नाम दिया गया है। जो सबसे पहला रीजन है उसको हम बोलते हैं एमिटर, उसको हम क्या बोलते हैं, एमिटर। और ये होता है हमारा मिडिल रीजन जो है वो होता है बेस, और लास्ट रीजन होता है हमारा कलेक्टर। इसमें भी सेम, ये है एमिटर, ये है बेस और ये है कलेक्टर। जो एमिटर है, वो एमिटर जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है जो करंट को फ्लो कर रहे हैं, एमिटर जो है वो उसको आगे फ्लो करवाता है, यानी कि बेस से लेके कलेक्टर तक। बेस जो है एमिटर में, एमिटर क्या होता है, ये हाईली डोप्ड होता है। एमिटर जो है वो होता है हमारा हाईली डोप्ड, एमिटर होता है हमारा हाईली डोप्ड, और इसका जो साइज है वो होता है मॉडरेट। मॉडरेट साइज का होता है लेकिन हेविली डोप्ड होता है। जो हमारा बेस है वो होता है लाइटली डोप्ड और बहुत ही पतला, बहुत ही थिन साइज का होता है।
तो ये है लाइटली डोप्ड और थिन साइज। लेकिन जो हमारा कलेक्टर है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, लार्ज साइज होता है, लेकिन उसके अंदर मॉडरेट डोपिंग की जाती है। तो ये होता है लार्ज साइज और मॉडरेट डोपिंग। डोपिंग आप सभी को पता है, डोपिंग क्या होती है कि हम किस इंप्योरिटी को जब ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, उसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। तो हमारा जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसके अंदर 3 रीजन है, एमिटर, बेस और कलेक्टर, उसमें एमिटर जो होता है वो होता है हाईली डोप्ड और मॉडरेट साइज का, जो हमारा बेस होता है वो होता है लाइटली डोप्ड और थिन साइज का, और जो कलेक्टर होता है वो होता है लार्ज साइज का लेकिन मॉडरेटली डोप्ड होता है। सेम वैसे ही पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी होता है, बट पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर में एक ये फर्क होता है कि जब जैसे एमिटर मैंने बताया, जो मेजॉरिटी कैरियर जो करंट है उसको क्या करता है, फ्लो करवाता है। तो एमिटर जो होता है वो क्या करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो करंट है वो भेजता है, क्योंकि हाईली डोप्ड होता है और इससे जो है वो मेजॉरिटी कैरियर जो है वो लार्ज नंबर में बेस और कलेक्टर की तरफ जाते हैं। अब होता क्या है, जैसे यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गए बेस की तरफ। अब यहाँ पर जो है वो लाइटली डोप्ड है, तो सिर्फ कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो होल के साथ रिकम्बाइन करेंगे और बेस करंट को बढ़ावा देंगे। लेकिन क्योंकि ये थिन है और लाइटली डोप्ड है, उससे क्या होता है कि ये जो है मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कहां पहुंच जाते हैं, हमारे कलेक्टर रीजन में। तो एमिटर का करंट जो है वो मोस्टली जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कहां होता है, कलेक्टर करंट के ऑलमोस्ट नियर होता है, क्योंकि बेस करंट जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा थिन साइज का होता है। और इसमें क्या होता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो होता है वो जाता है बेस से एमिटर की तरफ, लेकिन जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें करंट जाता है एमिटर से बेस की तरफ। इसमें इनका सिंबल होता है, इस तरीके का सिंबल होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर का। अब जैसे मैंने बताया, एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो करंट है वो जाता है बेस से लेकर एमिटर तक। तो एक टर्मिनल है हमारा बेस, एक टर्मिनल है हमारा एमिटर और एक टर्मिनल है हमारा कलेक्टर। तो ये 3 टर्मिनल है। इसमें जब मैंने बोला कि बेस से जा रहा है एमिटर की तरफ करंट, ये एरो क्या बता रहा है कि बेस से करंट कहां जा रहा है, एमिटर की तरफ, यानी कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये सिंबल है एनपीएन ट्रांजिस्टर का। अब इसमें इस सिंबल में क्या हो रहा है, करंट जा रहा है एमिटर से बेस की तरफ, यानी कि ये सिंबल जो है वो है पीएनपी ट्रांजिस्टर का। तो ये हमारे सिंबल होते हैं ट्रांजिस्टर का। जब हमें दिखे कि एरो जो है वो एमिटर से बेस की तरफ जा रहा है, यानी कि वो सिंबल है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर का। और एनपीए ट्रांजिस्टर में क्या होगा, जब सिंबल जा रहा है हमारा, जो करंट का डायरेक्शन है वो कहां से जा रही है, बेस से लेकर एमिटर की तरफ। तो ये 3 रीजन हुए हमारे ट्रांजिस्टर में। एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है वो डिफरेंट किस तरीके से होते हैं कि करंट की डायरेक्शन अलग होती है, और 3 रीजन एमिटर, बेस, कलेक्टर जो है वो उनके अंदर डोपिंग कैसी होती है, उनका साइज कैसा होता है, ये हमने देखा, उनका सिंबल देखा। अब हम आगे देखते हैं कि कैसे हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो वर्क करता है। अब जैसे मैंने बोला कि बायसिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए किसी भी ट्रांजिस्टर को वर्क करने के लिए। जैसे कि सपोज अगर हमें ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करना है तो हमें उसकी प्रॉपर बायसिंग जो है वो उसी रीजन में करनी पड़ेगी। जैसे कि 3 रीजन होते हैं, एक होता है एक्टिव रीजन, एक होता है सैचुरेशन रीजन और एक होता है कट ऑफ रीजन। 3 तरीके के रीजन होते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि ये रीजन होते क्या क्या है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो एमिटर, बेस और कलेक्टर है, इसमें क्या होता है कि जब ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर में अगर सपोज मैं यहां से ट्रांजिस्टर का एक नेटवर्क बनाऊं तो इनपुट और आउटपुट जो है वो हमें कैसे मिलते हैं। जैसे ये जंक्शन है, एमिटर को अगर मैं बेस से कनेक्ट कर दूं और कलेक्टर को भी मैं बेस से कनेक्ट कर दूं तो ये क्या बन गया हमारा, एक हमने क्या करा, बायसिंग दे दी दोनों टर्मिनल्स को, और हमारा क्या बन गया, बेस जो है वो उसके बीच में आ गया हमारा कॉमन, कि दो जंक्शन के बीच में जो हमारा कॉमन है वो हो गया बेस, और हमने क्या कर दी, दोनों को बायसिंग कर दी। तो ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है कॉमन बेस, जिसके अंदर क्या है, दोनों रीजन के बीच में क्या है, कॉमन बेस। दूसरी चीज ये कि हमने क्या करा, हमने जब बायसिंग करी तो इसके अंदर एक हम इसको बोलते हैं एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन। क्या है, एमिटर बेस जंक्शन, ये एमिटर और बेस का जंक्शन है,
ये है कलेक्टर और बेस का जंक्शन। अगर सपोज ये होता कॉमन एमिटर, अभी तो ये क्या था, बेस था कॉमन, अगर इसमें सपोज अगर इसमें ऐसा होता ये है हमारा बेस, ये है हमारा कलेक्टर और ये है हमारा एमिटर। तो ये है कि अगर हमारा सपोज कॉमन एमिटर है, मतलब पहले क्या था, कॉमन बेस की दो जंक्शन के बीच में जो कॉमन लिंक था वो क्या था, बेस का। अब हमारे में दो जंक्शन के बीच में जो कॉमन लिंक है वो क्या है, एमिटर का। मींस ये जो दो जंक्शन है हमने बनाए, एक है बेस एमिटर जंक्शन और एक है एमिटर कलेक्टर जंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, बेस एमिटर जंक्शन और एमिटर कलेक्टर जंक्शन। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, एमिटर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही अगर कलेक्टर दोनों जंक्शन के बीच में कॉमन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है वो होती है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, जो वाइडली यूज की जाती है। तो हम मेनली जो हमारा फोकस होगा वो किस पे होगा, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन पे। तो इसी तरीके से हम सर्किट बनाएंगे जिसके अंदर एमिटर जो है वो कॉमन होगा। और दूसरी बात ये कि अब इन दोनों जंक्शन की जो बाइसिंग है, ये बाइसिंग जो दो जंक्शन के बीच में बाइसिंग होती है, इस बाइसिंग के आधार पर हमें पता चलेगा कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एज एन एम्पलीफायर काम करेगा या एज एन स्विच काम करेगा। इसके लिए तीन रीजन होते हैं। एक रीजन होता है एक्टिव रीजन, एक रीजन होता है कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन और कट ऑफ। अब मैंने क्योंकि ये कहा कि ये तीन रीजन किसके आधार पर डिवाइड किए जाते हैं, उनकी बाइसिंग पे। तो यानी कि हमारा जो बाइसिंग है वो होगा कि अगर हमारा बेस एमिटर जंक्शन, ये क्या है, बेस एमिटर जंक्शन, और दूसरा है हमारा एमिटर कलेक्टर जंक्शन, बेस एमिटर जंक्शन और कलेक्टर एमिटर जंक्शन। अगर बेस एमिटर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस है और एमिटर कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस है। बायसिंग मैंने आपको बताई थी, फॉरवर्ड बायस क्या होता है कि जब ये डायोड है, इसके अंदर ये पी रीजन है, ये एन रीजन है। अगर पी रीजन पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से जुड़ा है और एन रीजन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा है तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। अगर पी रीजन नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एन रीजन पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो वो होगा रिवर्स बायस। तो एक्टिव रीजन तब होगा जब बेस एमिटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा और एमिटर कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस होगा। सैचुरेशन रीजन कब होगा, जब दोनों जंक्शन जो है वो क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस। क्या होंगे, दोनों जंक्शन होंगे फॉरवर्ड बायस। कट ऑफ रीजन कब होगा, जब दोनों जंक्शन होंगे हमारे रिवर्स बायस्ड। तो इस तरीके से तीन रीजन में हमारे जो है ट्रांजिस्टर काम करते हैं। एक्टिव रीजन जिसमें हमारा बेस एमिटर जंक्शन है फॉरवर्ड बायस और हमारा एमिटर कलेक्टर जंक्शन है रिवर्स बायस। सैचुरेशन रीजन में जब दोनों ही जंक्शन जो है हमारे क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस। और कट ऑफ रीजन में जब हमारे दोनों ही जंक्शन क्या होंगे, रिवर्स बायस्ड। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने बोला ट्रांजिस्टर को अगर हमें एम्पलीफायर की तरह यूज करना है तो हमें ट्रांजिस्टर को किस रीजन में वर्क करवाना पड़ेगा, एक्टिव रीजन में। और अगर ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेशन या फिर कट ऑफ रीजन में काम कर रहा है तो वो किस तरीके से काम करेगा, एज अ स्विच। तो ये सब हम देखेंगे कि स्विच में कैसे सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन का इस्तेमाल किया जाता है और एक्टिव रीजन जो है वो क्यों जरूरी है एम्पलीफायर सर्किट में। अब एक्टिव रीजन में मैंने बताया कि फॉरवर्ड बायस होगा हमारा एमिटर बेस जंक्शन और रिवर्स बायस होगा हमारा कलेक्टर एमिटर जंक्शन। तो उसमें क्या होगा, एमिटर जो है वो हमारा लार्ज करंट जो है वो भेजता है बेस की तरफ। एमिटर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो बहुत ज्यादा है जैसे मैंने आपको बताया, और बेस जो है वो वेरी थिन और लाइटली डोप्ड है, तो बेस के अंदर रिकॉम्बिनेशन कम होंगे और मेजॉरिटी कैरियर जो है वो ज्यादातर कहां चले जाएंगे, जो रिवर्स बायस है हमारा कलेक्टर एमिटर जंक्शन वहां पर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जो हमारा एमिटर का करंट है उसको हम क्या बोलते हैं, IE। जो हमारा बेस का करंट है उसको हम बोलते हैं IB, जो बेस से निकल रहा है। और IE मतलब कि जो एमिटर में बाहर से करंट आ रहा है,
वो होता है IE, IB होता है हमारा बेस करंट, जो बेस से करंट निकल रहा है, और IC होता है हमारा कलेक्टर का करंट, मींस कलेक्टर से हमें कितना करंट जो है वो मिल रहा है। तो IE जो होता है वो हमारा मोस्टली होता है IE प्लस IH, यानी कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है और होल्स के द्वारा, तो दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, एमिटर का करंट। लेकिन क्योंकि एक्टिव रीजन में मोस्टली जो रिकॉम्बिनेशन होते हैं वो बेस में नहीं होते, तो बेस का करंट जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है होल के करंट और इलेक्ट्रॉन करंट के कॉम्बिनेशन से, क्योंकि मेजरली जो एमिटर का करंट है वो कहाँ चला जाता है, कलेक्टर करंट में। तो इसलिए हम ये लिखते हैं कि एमिटर का करंट जो है वो ऑलमोस्ट नियरली इक्वल होता है कलेक्टर करंट के, क्योंकि IB जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ही सबसे ज्यादा वाइडली यूज होती है, तो हम वो देखते हैं कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जब हम बेस एमिटर जंक्शन के बीच में बायसिंग करते हैं, जो फॉरवर्ड बायस होती है, उसको हम कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, जहां पर हम इनपुट दे रहे हैं। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जो एमिटर और कलेक्टर के बीच में जब हम बायसिंग करते हैं और वहां से जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमें क्या बताता है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के लिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है, सबसे पहले तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वो होता है, देखो ये है हमारा सर्किट कॉमन एमिटर का, तो ये है हमारा एमिटर जो दोनों जंक्शन के बीच में है कॉमन, और बेस से हमारा गया इनपुट, तो बेस और एमिटर इसके बीच का जो वोल्टेज है उसको हम बोलते हैं VBE। बेस और एमिटर जंक्शन के बीच में जो वोल्टेज है उसको हम बोलते हैं VBE। जो हमने इनपुट दिया फिक्स उसको हम बोलते हैं VBB। इनपुट जो आया वो हमारा आया VBB, और जो हमें आउटपुट मिलेगा वो कॉमन एमिटर और कलेक्टर के बीच की जो पोटेंशियल है वो है VCE, वो हमारा क्या है, आउटपुट। और जो हमने सप्लाई दी है वो क्या है, VCC। जो हमारी फिक्स सप्लाई है वो है हमारी VCC। जो हमें आउटपुट मिला VCE, जो हमारे कहां पे, कलेक्टर और एमिटर जंक्शन के बीच की जो वोल्टेज है वो है VCE, और बेस एमिटर जंक्शन के बीच की वोल्टेज क्या है, VB। जो करंट जा रहा है बेस के अंदर वो है IB, जो करंट निकल रहा है एमिटर से वो है IE, और कलेक्टर का जो करंट है वो है IC। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो होता है वेरिएशन जब हम पढ़ते हैं बेस करंट की VBE के साथ, किसके साथ, IB वर्सेस VBE। जब VCE हमारा कांस्टेंट होगा, जब हमारा VCE कांस्टेंट होगा और हम IB वर्सेस VBE का ग्राफ स्टडी करते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कैसे हमारा इनपुट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वेरी करता है। तो अब जैसे हमने बोला कि जो डायोड है जैसे कि सिलिकॉन डायोड है, सिलिकॉन डायोड में 0.7 वोल्ट जो होती है उसकी क्या होती है, बिल्ट इन पोटेंशियल, या फिर हम उसकी बैरियर पोटेंशियल V0 जो होता है वो होता है 0.7 वोल्ट। तो जब तक हमारी इनपुट पोटेंशियल जो है वो 0.7 वोल्ट तक रहेगी तब तक तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो जैसे कि अगर ये 0.6 या 0.7 तक तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में, हमने क्या करा, और VBE को और बढ़ाया। तो जैसे ही वो 0.6 या 0.7 वोल्ट्स को क्रॉस करती है, जो हमारा करंट है यानी कि IB वो क्या करता है, एकदम से इंक्रीज करता है। अगर हमने VCE जो है वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे फिक्स रखी है, जैसे कि यहाँ पर रखी है हमने 10 वोल्ट पे, तो जैसे ही वो हमारी कट ऑफ वोल्टेज हमारी जो बिल्ट इन पोटेंशियल है उसको क्रॉस करता है, एकदम से करंट जो है वो तेजी से इंक्रीज करता है। तो ये है हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें जो है VCE जो है हमने 10 वोल्ट ही क्यों करा है, क्योंकि इसमें जो मिनिमम पोटेंशियल है वो तो 0.7 वोल्ट है, जहां पर हमारा कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। तो उसको वेरिएबल या उसकी अच्छी तरह कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए हमें VCE जो है वो 3 से लेके 20 वोल्ट तक फिक्स करना पड़ता है अगर हमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी हो। तो इसलिए हमने क्या करा, 10 वोल्ट पर उसको फिक्स रखा, और हमने क्या देखा, IB और VBE देखा हमने जब, तो ये देखा कि 0.7 वोल्ट तक तो कोई करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन जैसे ही VBE हमारी यानी कि बेस एमिटर जंक्शन पे जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होती है 0.7 वोल्ट से आगे, वैसे ही करंट जो है IB यानी कि बेस करंट जो है वो शार्पली इंक्रीज होता है। अब आता है हमारा आउटपुट
कॉन्फ़िगरेशन या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जब हम आईसी वर्सेस वीसी का ग्राफ देखते हैं, जब आईबी कांस्टेंट हो, क्या हो, जब आईबी कांस्टेंट हो और हम आईसी वर्सेस वीसी का ग्राफ देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो हमारे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो जैसे ही इनपुट बदलता है वैसे ही आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बदल जाती है, क्योंकि जब आईसी हमारा बदलेगा हमारा आईबी बदलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में किसकी वेरिएशन देखते हैं, आईबी को कांस्टेंट रख के आईसी और वीसी का ग्राफ स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये हमने यहाँ पर ये कांस्टेंट रखा 40 माइक्रो एम्पियर पे बेस करंट को, आईबी जो है हमारा कांस्टेंट किस पे है, 40 माइक्रो एम्पियर पे, और ये है हमारा वीसी जो है हमारा कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, और इधर है हमारा आईसी जो है हमारा कलेक्टर करंट। तो जब हमने देखा कि स्टार्टिंग में तो जब हमारा वीसी जो है वो बहुत ही ज्यादा लो होता है तो लीनियरली वेरी करता है हमारा क्या, तो वीसी और आईसी जो है वो लीनियरली वेरी करते हैं, स्ट्रेट लाइन सी है। लेकिन जैसे ही वो और फर्दर इंक्रीज होता है 2 वोल्ट के बाद, तो एकदम से क्या हो जाता है, हमारा आईसी जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, कि उसके बाद आईसी में ज्यादा वेरिएशन नहीं आती। तो ये है हमारा क्या, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। जब भी हम एम्पलीफायर बनाते हैं या एम्पलीफायर सर्किट बिल्ड करते हैं तो उसमें क्या है, हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, बायसिंग करते हैं। बायसिंग में क्या होता है, ये जो है वीसीसी और ये है हमारा आईसीआरसी, तो इसके बीच में हम एक ऑपरेटिंग पॉइंट चूज करते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट ऐसा चूज करते हैं कि अगर उसमें वेरिएशन आए तो भी वो इसी रीजन के अंदर अंदर ही रहे। तो इसलिए एम्पलीफाइंग सर्किट में क्या होता है, हमें ऑपरेटिंग पॉइंट चूज करना पड़ता है जो क्या होता है, मिडल में लाई करता है हमारे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं जो हमें स्टडी करने बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब हम ट्रांजिस्टर के बारे में बात कर रहे हो, जो होते हैं हमारे एसी पैरामीटर्स, जो हमारे क्या करते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। जैसे सबसे पहले इनपुट रेजिस्टेंस। अब जब इनपुट में हम सप्लाई डालते हैं तो उसमें इनपुट कोई रेजिस्टेंस भी होता है, तो वो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, डेल्टा वीबीई मतलब बेस एमीटर जंक्शन में जो वोल्टेज है उसके अंदर चेंज अपॉन में डेल्टा आईबी, कि इनपुट में क्या है हमारा बेस है, और बेस के करंट में जो चेंज आता है किसके हिसाब से, बेस एमीटर वोल्टेज में चेंज के हिसाब से। तो उन दोनों को जब हम देखते हैं तो क्या आता है हमारा आई, यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, डेल्टा वीबी बाय डेल्टा आईबी, जब हमारा वीसी जो है वो क्या है, कांस्टेंट। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, डेल्टा वीसी हमारा। अब आउटपुट सर्किट देखो, ये आपको ध्यान रखना है कि इनपुट में हमारा बेस एमीटर और आउटपुट में हमारा एमीटर कलेक्टर। तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, कलेक्टर एमीटर जंक्शन की वोल्टेज का चेंज अपॉन कलेक्टर करंट का चेंज, क्योंकि आउटपुट में क्या है हमारा कलेक्टर, इनपुट में क्या है हमारा बेस। तो इसलिए ये क्या है हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। और हमारा जो ये करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है जिसको हम स्मॉल करंट गेन भी बोलते हैं, वो क्या होता है, स्मॉल सिग्नल करंट गेन, वो होता है हमारा बीटा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम एम्पलीफायर बना रहे हैं या कोई भी ट्रांजिस्टर है, उसकी वर्किंग अच्छे से करने के लिए हमें बीटा जो है वो हाई से हाई रखना पड़ता है। तो बीटा जो होता है यानी कि करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, वो होता है हमारा डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी, यानी कि हमारा आउटपुट करंट जो है वो कैसे वेरी कर रहा है इनपुट करंट के हिसाब से। अब जैसे आउटपुट करंट है वो जितना ज्यादा होगा और इनपुट करंट जितना कम होगा उतना ज्यादा हमारा बीटा होगा, क्योंकि आईसी अपॉन आईबी है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आईसी अपॉन आईबी जो है हमारा बीटा। अगर आईबी बहुत कम है और आईसी ज्यादा है तो हमारा बीटा की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। हमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू चाहिए होती है बीटा की, ताकि हमारी एम्प्लीफिकेशन की जो पावर है किसी भी ट्रांजिस्टर की वो बहुत ज्यादा अच्छी हो सके और वो बहुत ज्यादा एम्प्लीफिकेशन जो है वो अच्छी कर पाए। तो इसलिए बीटा जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर एम्प्लीफाइंग सर्किट। अब हमने देखा कि मैंने बताया कि जैसे ट्रांजिस्टर अगर हमें स्विच में काम करना हो तो ट्रांजिस्टर को कौन से रीजन में वर्क करवाना पड़ता है, कट ऑफ रीजन या फिर सैचुरेशन रीजन में। तो स्विच की तरह वो तब काम करेगा जब वो सैचुरेशन रीजन या फिर कट ऑफ रीजन में काम करता है।
ये है हमारा ट्रांजिस्टर एज अ स्विच का सर्किट। इसमें भी कॉमन एमीटर है हमारा, यहाँ पर इनपुट है और यहाँ पे हमारा आउटपुट है। ये हमारी है कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट आउटपुट का कर्व। अब इसमें क्या है, हमने इनपुट दी, हमने क्या करा, इनपुट सप्लाई करी कहां पर, बेस एमीटर जंक्शन पे। अगर हम यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगाएं तो हमें क्या मिलेगा कि VBB जो हमारी इनपुट है वो क्या होगा, IBRB प्लस VBE। ये है हमारा इनपुट। अगर हम किरचॉफ लॉ लगाएं इनपुट में तो हमारा क्या आएगा, VBB इज इक्वल्स टू IBRB प्लस VBE। और अगर हम आउटपुट में किरचॉफ लॉ लगाएं तो हमारा क्या आएगा, VCC इज इक्वल्स टू ICRC प्लस VCE। ये हमारा आउटपुट के लिए और ये हमारा इनपुट के लिए। अगर हम अब इसकी वेरिएशन देखें तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है हमारा, VC। तो अगर हम VC को इस लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो क्या होगा, ICRC माइनस VCC। तो VCE क्या है हमारा, V0। तो इसका मतलब V0 क्या है हमारा, ICRC माइनस VCC। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर हमारा इनपुट वोल्टेज जो है वो बहुत ही ज्यादा लो है, यानी कि हमारा 0.6 वोल्ट से भी कम है, सिलिकॉन की कट ऑफ वोल्टेज क्या है हमारी, बिल्ट इन पोटेंशियल क्या है हमारी, 0.6 वोल्ट। मींस अगर 0.6 वोल्ट से भी हमारी इनपुट पोटेंशियल जो है वो कम रहती है, तब तक कोई करंट हमारा फ्लो नहीं करता, तो हमारा IC जो है वो 0 हो जाता है। तो हमारा V0 क्या आता है हमारा, VCC। V0 क्या हो जाता है हमारा, VCC। ये होता है हमारा जब बहुत ही ज्यादा लो करंट है। लो करंट होने का मतलब कि वो इनपुट जो हमारा आउटपुट है वो हमें क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू जो है VC। ये तब तक रहेगा जब तक क्या है हमारी पोटेंशियल, इनपुट पोटेंशियल जो है वो बहुत ही ज्यादा लो है, यानी कि 0.6 से भी कम। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन जो है हमारा तब होगा जब हमारी इनपुट पोटेंशियल जो है वो बहुत ही ज्यादा लो होगी। अब जैसे जैसे हमारी इनपुट पोटेंशियल बढ़ेगी, अब हमारा क्या है, VI बढ़ने लगा। अब जैसे जैसे हमारी इनपुट पोटेंशियल बढ़ी, VI बढ़ा, तो हमारा क्या है, V0 जो है वो घटने लग गया। क्यों, क्योंकि हमारा IC कलेक्टर करंट जो है वो बढ़ने लग गया। अब इस इक्वेशन के हिसाब से इसमें क्या है कि जैसे जैसे हमारा IC बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी इनपुट पोटेंशियल जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि ICRC माइनस VCC है। VCC क्या है, हमारा फिक्स्ड पोटेंशियल जो हमने लगा रखा है। सपोज हमने VCC को दे रखा है 20 वोल्ट, तो जैसे जैसे हमारा IC बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा आउटपुट पोटेंशियल जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि हमारा IC जो है वो बढ़ रहा है और वो किससे सेपरेट हो रहा है, VCC से माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अब हमारा जैसे ही इनपुट पोटेंशियल बढ़ रहा है, आउटपुट पोटेंशियल जो है वो कम होता जाएगा। तो ये तब तक कम होता जाएगा। अब ये क्या है, आपको ये रीजन दिख रहा है, इसके अंदर क्या है हमारा इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में एक लीनियर ग्राफ बन रहा है, एक लीनियर रिलेशन है इनपुट और आउटपुट के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजन। क्या बोलते हैं हम इसको, एक्टिव रीजन। और उसके बाद फर्दर जब हमारा इनपुट पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता है, हमारा IC जो है वो फिर से एकदम 0 हो जाता है, लेकिन हमारा आउटपुट पोटेंशियल जो है वो 0 नहीं होता, एक कांस्टेंट वैल्यू, बहुत ही ज्यादा मिनिमम वैल्यू लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन। ये कभी 0 तो नहीं होता लेकिन एक कांस्टेंट मिनिमम वैल्यू रहती है, क्योंकि रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो हमेशा थोड़ा तो फ्लो करता ही है, 0 तो नहीं होता लेकिन थोड़ा फ्लो करता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। इसलिए जब हमारा VI बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब इनपुट पोटेंशियल हमारी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हमारा आउटपुट पोटेंशियल जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। इस रीजन को हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। अब हम क्योंकि स्विच की बात कर रहे हैं, तो हमारा स्विच जो है वो 2 रीजन में काम करता है, एक होता है कट ऑफ रीजन और एक होता है सैचुरेशन रीजन। अब कैसे काम करता है कि जब हमारी इनपुट पोटेंशियल बहुत ज्यादा लो थी, तब हमारा क्या था, कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन था, इसका मतलब ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ रहेगा, ट्रांजिस्टर की स्टेट क्या रहेगी, ऑफ। अब जैसे स्विच है, अगर कोई फैन का स्विच है, अगर हमने उसको ऑन करा तो एकदम से फैन चल जाता है और ऑफ करा तो फैन बंद हो जाता है। दैट मीन्स 2 स्टेट है, एक हाई स्टेट और एक लो स्टेट। लो स्टेट में काम नहीं करेगा और हाई स्टेट में क्या होगा, वो काम करेगा। तो वैसे ही जब कट ऑफ रीजन होगा, जब हमारी इनपुट पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा लो होगी, तो ट्रांजिस्टर किस में चला जाएगा,
कट ऑफ रीजन में, और कट ऑफ रीजन में चला गया इसका मतलब ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ है, यानी कि स्विच ऑफ है। लेकिन जैसे ही हमारा VI मतलब पोटेंशियल जो है वो हमारी बहुत ज्यादा हो जाएगी VI, तो हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो कहाँ चला जाएगा, सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा, और इस रीजन में हमारा जो ट्रांजिस्टर क्या होगा, वो होगा ऑन। कट ऑफ रीजन में हमारा ट्रांजिस्टर होगा ऑफ, और जैसे ही बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो जाएगी, इनपुट पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो जाएगी, हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। उस स्टेट में हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन स्टेट होगा और स्विच क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो स्विच ऑन और स्विच ऑफ के बीच में जो है वो चेंज होता है, जैसे ही हमारी इनपुट पोटेंशियल जो है वो मिनिमम से मैक्सिमम वेरी करती है। तो इस तरीके से हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो एज अ स्विच काम करता है। अब आता है हमारा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। अभी मैंने बताया कि जो स्विच है वो कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन में काम करता है, बट जो एम्पलीफायर है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ किस में काम करता है, हमारा एक्टिव रीजन में, जहां पर हमारा इनपुट जो है वो यानी कि बेस एमिटर जंक्शन और आउटपुट यानी कि एमिटर कलेक्टर जंक्शन जो है वो हमारा किस में काम करता है, इनपुट जो है वो हमारा फॉरवर्ड बायस हो और आउटपुट जो है वो हमारा रिवर्स बायस हो। तो एम्पलीफायर में होता क्या है, जैसे कि अभी हमने ये ट्रांजिस्टर, इसमें हमने एक कर्व देखा, इस कर्व में हमने ये रीजन देखा जिसमें VI और V0 के बीच में एक लीनियर ग्राफ बन रहा है, जो क्या है हमारा एक्टिव रीजन। क्या है हमारा एक्टिव रीजन? इस रीजन में हमारा एम्पलीफायर की तरह ट्रांजिस्टर काम करता है, जिसके अंदर अगर हम इसका स्लोप लें, तो जो हमें स्लोप मिलेगा वो क्या मिलेगा, डेल्टा V0 बाय डेल्टा VI। जब हम किसी लीनियर ग्राफ का स्लोप लेते हैं तो क्या होगा, y एक्सिस पे क्या है हमारा आउटपुट पोटेंशियल, x एक्सिस पे क्या है हमारा इनपुट पोटेंशियल, तो जो हमें स्लोप मिलेगा वो क्या मिलेगा, डेल्टा V0 बाय डेल्टा VI, यानी कि आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है अपॉन इनपुट में कितना चेंज हो रहा है। तो इनपुट में चेंज कितना होने पर आउटपुट कितना चेंज कर रहा है वो हमें क्या बताता है, एक तरह से क्या बताता है, गेन बताता है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, AV, यानी कि वोल्टेज गेन, कि कितना वोल्टेज में गेन हो रहा है। अगर सपोज मैं 1 वोल्ट की वोल्टेज प्रोवाइड कर रही हूं और मुझे उससे 10 वोल्ट का आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब मुझे कितना गेन मिल रहा है, 10 का गेन मिल रहा है। तो इस हिसाब से इसको हम बोलते हैं गेन, वोल्टेज गेन, यानी कि डेल्टा V0 बाय डेल्टा VI। अब क्योंकि स्लोप जो है वो नेगेटिव आ रहा है, स्लोप क्या है, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि हमारा जो है वो डेल्टा जो हमारा V0 है वो क्या होता है, माइनस VCC। तो इसलिए हमारा जो एक्टिव रीजन है जिसके अंदर एम्पलीफायर काम करता है, वो एम्पलीफाई करने का मतलब क्या होता है, एम्पलीफाई मींस हमने कोई सिग्नल दिया, हमें उसको बढ़ा हुआ मिलना चाहिए। हम एम्पलीफायर घर में गानों के लिए यूज करते हैं, उसका मतलब क्या है कि अगर हमने कम आवाज पे गाने चलाए हैं तो हमें एम्पलीफाई होकर ज्यादा वॉल्यूम में मिले, तो दैट मीन्स अगर हमने कम इनपुट दिया तो हमें आउटपुट जो है वो ज्यादा मिले। तो उसी हिसाब से जब हम इनपुट वोल्टेज कम दे रहे हैं तो हमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो ज्यादा मिले, दैट मीन्स एम्पलीफाई होकर मिले। तो इसीलिए हम उसको एक्टिव रीजन में जो है वो ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं और हम क्या निकालते हैं, वोल्टेज का गेन। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है एम्पलीफायर की, इसमें क्या होता है, जैसे हमने किरचॉफ लॉ लगाया था स्विच में भी, वैसे ही किरचॉफ लॉ लगाने पर हमारा VCC क्या होता है, VCE प्लस IC/RC, और हमारा VBB मतलब इनपुट पोटेंशियल क्या होता है, VBE प्लस IB/RB। ये हमारा आउटपुट इक्वेशन और ये हमारी इनपुट इक्वेशन। और क्योंकि बीटा जो होता है वो क्या होता है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर, यानी कि डेल्टा IC बाय डेल्टा IB, यानी कि आउटपुट करंट में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट करंट, ये हमें क्या बताता है, बीटा। बीटा की ऑलमोस्ट जो है वो वैल्यू क्या होती है, 100 से ज्यादा होती है, 100 के आसपास होती है, और ये गुड एम्पलीफिकेशन फैक्टर वैल्यू है, कि इससे पता चलता है कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफाई अच्छी तरह कर सकता है। वोल्टेज गेन क्या होता है, V0 अपॉन VI, मतलब कि कितनी इनपुट आउटपुट हमें मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज, जो हमारी क्या होती है, V0 क्या है, अगर मैं इसमें देखूं, जो हमारा ये है आउटपुट इक्वेशन, VCC इज इक्वल्स टू VCE प्लस IC/RC। अगर मैं इसमें चेंज देखूं तो चेंज तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, फिक्स है।
तो डेल्टा VCE क्या होगा, माइनस डेल्टा IC RC। माइनस डेल्टा IC RC, ये हमारा हो गया आउटपुट इक्वेशन। इनपुट में अगर हम चेंज देखें तो इनपुट में क्या होगा, डेल्टा VBE इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा IB RB। तो अगर मैं गेन निकालू, गेन क्या होता है हमारा, गेन क्या होगा AV यानी कि वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन क्या होगा हमारा, डेल्टा VCE अपॉन में डेल्टा VBE। तो डेल्टा VCE क्या होगा हमारा, RC डेल्टा IC अपॉन RB डेल्टा IB। तो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB क्या होता है, बीटा। डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB मतलब कि चेंज इन इनपुट और आउटपुट करंट क्या होता है, बीटा। तो ये हो जाएगा माइनस बीटा RC अपॉन RB। RC अपॉन RB यानी कि आउटपुट में क्या रेजिस्टेंस है अपॉन में इनपुट का रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, RI, और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, लोड रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब हमारा जो गेन होगा, एम्पलीफायर का जो गेन है हमारा, वो क्या होगा, AV इज इक्वल्स टू माइनस बीटा RL अपॉन RI। मतलब कि बीटा इंटू RL अपॉन RI यानी कि आउटपुट लोड, जो लोड रेजिस्टेंस है हमारा अपॉन में इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा मिनिमम होना चाहिए ताकि हमारा जो एम्पलीफिकेशन है वो अच्छे से हो सके। तो इस तरीके से हमारा जो एम्पलीफिकेशन की इक्वेशंस है या किस तरीके से एम्पलीफिकेशन होता है ट्रांजिस्टर में, वो देखा हमने। अब यहाँ पर आपने ये देखा होगा माइनस साइन आ रहा है। माइनस साइन का क्या मतलब है, माइनस साइन का ये मतलब है कि अगर हमने इनपुट जो दिया अगर वो इस फेज में है तो आउटपुट जो है वो उसका 180 का फेज डिफरेंस होगा। आउटपुट जो है वो 180 आउट ऑफ फेज होगा इनपुट से, यानी कि हमें आउटपुट जो है वो क्या मिलेगा, उल्टा मिलेगा, लेकिन एम्पलीफाइड मिलेगा, लेकिन आउटपुट क्या होगा, 180 आउट ऑफ फेज होगा। क्योंकि ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि इनपुट और आउटपुट के अंदर क्या है, 180 का फेज डिफरेंस है। अब हमारा ये आ गया वोल्टेज गेन। तो पावर गेन, अगर हम पावर गेन निकालने की बात करें तो पावर गेन क्या होता है, एपी, यानी कि पावर गेन वो होगा बीटा इंटू वोल्टेज गेन। तो इसका मतलब अगर हमारा बीटा ज्यादा है और हम उसको वोल्टेज, अगर हमारा वोल्टेज गेन सपोज 10 का है और बीटा हमारा 100 है, तो 10 इंटू 100 मीन्स 1000 का हमारा क्या हो जाएगा, पावर गेन। इसलिए बीटा की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए ताकि हमारी एम्पलीफिकेशन जो है वो अच्छी तरह हो सके। अब आता है हमारा ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का मतलब होता है ऑसिलेट करना, एक जगह से दूसरी जगह वो ऑसिलेट करना। इसके अंदर नो इनपुट, हमें क्या है, बाहर से एक्सटर्नल जो है वो सप्लाई नहीं देनी पड़ती, बल्कि सेल्फ सस्टेन जो है वो ऑसिलेशन चलता रहता है। हमें बाहर से कुछ इनपुट या एक्सटर्नल लोड देने की जरूरत नहीं होती। हमें क्या करना पड़ता है, बस एक फीडबैक सर्किट लगाना पड़ता है, जिसके बाद सेल्फ सस्टेन आउटपुट हमें मिलता रहता है। हमें कोई एक्सटर्नल इनपुट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती ऑसिलेटर में। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक एम्पलीफायर लेते हैं, जैसे कि हमने ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बनाया, उसको हमने इनपुट में लगा दिया और वो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का आउटपुट जो है वो हमने क्या दिया फीडबैक के थ्रू वापस इनपुट में दे दिया। यानी कि इसका आउटपुट जो है उसको फिर से फीडबैक के थ्रू जो है वो इनपुट में दे दिया, यानी कि वो क्या होगा, वो सेल्फ सस्टेन होके हमें फिर से आउटपुट देता रहेगा। इस तरीके से हमारा ऑसिलेटर जो है वो काम करता है। हम पहले उसका सर्किट देख लेते हैं कि कैसे ऑसिलेटर जो है वो काम करता है। ये है हमारा ऑसिलेटर का सर्किट। इसके अंदर क्या है, ये हमारा है एम्पलीफायर, जो क्या है, एनपीएन एम्पलीफायर का सर्किट। उसके बाद ये हमने एक फीडबैक सर्किट लगा रखा है। फीडबैक सर्किट जो होता है वो एक टैंक सर्किट होता है, जिसके अंदर अलग अलग नेटवर्क हो सकते हैं, जैसे सपोज एलसी सर्किट, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर का सर्किट, एलसी सर्किट। तो ये सब क्या है, हमारा फीडबैक सर्किट। आपने क्या किया, ट्रांजिस्टर है जो एक एज एन एम्पलीफायर काम कर रहा है, उसमें हमने ये फीडबैक सर्किट लगाया। इसमें क्या है, हमारा ये ट्रांसफॉर्मर है, ये हमारा कोर, और ये हमारे ट्रांसफॉर्मर है T1, T2 और T2 प्राइम। अब इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले जैसे कि हमारा एम्पलीफायर काम कर रहा है, हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब हमारे कलेक्टर, ये जो कलेक्टर है, यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, कलेक्टर करंट आ रहा है।
वोल्टेज आ रही है हमारे आउटपुट में, ये आउटपुट की वोल्टेज क्या है, इस ट्रांसफार्मर में जाएगी। ये आउटपुट की वोल्टेज क्या है, इस ट्रांसफार्मर में जाएगी। अब ये ट्रांसफार्मर जो है वो कहां से, कोर के थ्रू कहां से कनेक्टेड है, T1 से कनेक्टेड है। तो ये जैसे ही इसके अंदर फ्लक्स बढ़ेगा वैसे ही इससे, क्योंकि ये लिंक्ड है तो यहाँ पर फ्लक्स बढ़ेगा, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ेगी। और ये वोल्टेज कहां से कनेक्टेड है, फिर इनपुट ऑफ द ट्रांजिस्टर से। इसका मतलब एक्चुअली फीडबैक जो है वो यही है कि आउटपुट से हम फिर से फीडबैक किसको दे रहे हैं, इनपुट को। तो जैसे ही T2 में वोल्टेज बढ़ती है वैसे ही, क्योंकि T2 जो है वो T1 से कनेक्टेड है, T1 की वोल्टेज बढ़ के फिर से क्या होती है, इनपुट में सप्लाई होती है। और फिर से क्या है, हमारा इनपुट जो है वो आगे फिर से क्या होता है, फिर वही साइकिल रिपीट होती है। फिर हमारा एम्पलीफायर में क्या होता है, इनपुट पोटेंशियल पहले लो होती है, धीरे धीरे क्या होता है, कट ऑफ रीजन में जाता है। उसके बाद वो क्या होता है, जैसे ही हमारी इनपुट पोटेंशियल बढ़ती है, हमारा आईसी जो है वो धीरे धीरे कम होता है, और हम आईसी जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, हमारा वी नॉट जो है वो कम होता जाता है। अब जैसे जैसे वी नॉट कम होता जाता है तो वैसे अब क्या होगा, आईसी हमारा बढ़ रहा है, हमने क्या करा, इनपुट पोटेंशियल बढ़ाई, हमारा आईसी बढ़ता जा रहा है, आईसी बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, वी नॉट घट रहा है, क्योंकि हमारा हमने देखा था एक्टिव रीजन में ग्राफ क्या होता है, डिक्लाइन होता है। वी नॉट वी आई मतलब इनपुट पोटेंशियल बढ़ती है तो आउटपुट पोटेंशियल क्या होती है, कम होती है, क्योंकि आईसी जो है वो बढ़ता है। अब क्या होगा, जब आईसी 0 होगा तो यहाँ पर क्या है, और फर्दर इंक्रीज तो नहीं होगा। तो अब इससे लिंक्ड T2 और T1 में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। अब उसके बाद क्या होता है, इससे लिंक्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ के धीरे धीरे स्टैटिक होता है। स्टैटिक होने के बाद अब वो क्या करता है, फिर से क्या करता है, T2 से, क्योंकि ये जो है वो T1 से लिंक्ड है, फिर से क्या होता है, बैक साइकिल चलती है। अब क्या करता है, ये इनपुट पोटेंशियल को और आउटपुट पोटेंशियल को और कम करता है और फिर से 0 तक लेके आता है, और ये साइकिल जो है वो बार बार रिपीट होती है, जिससे हमें क्या होता है, ऑसिलेटर जो है वो काम करता है और हमें आउटपुट जो है वो सस्टेन्ड मिलता है। क्योंकि हमने जो है फीडबैक दे रखा है, आउटपुट लेते हैं हम, उसको फीडबैक फिर से कर देते हैं कहां पर, इनपुट पे, और ये साइकिल जो है वो बार बार रिपीट होती रहती है। अब आते हैं हमारे लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स का मतलब है कि जिसके अंदर एक लॉजिकल रिलेशनशिप होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। लॉजिक गेट्स में क्या होता है, ये डिजिटल सप्लाई करते हैं। डिजिटल मतलब कि जैसे हमारा एनालॉग क्या होता है, अगर आपने एनालॉग घड़ी देखी होगी, एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, जो कंटिन्यूअस होते हैं, जो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, ये होते हैं एनालॉग सिग्नल। लेकिन जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके अंदर 2 ही स्टेट होती है, या तो हाई होगा या फिर लो होगा। जैसे कि एनालॉग सिग्नल में क्या होता है कि 1 वोल्ट भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट। लेकिन डिजिटल सर्किट में क्या होगा, या तो सिर्फ हाई होगा या तो सिर्फ लो होगा, यानी कि या तो सिर्फ 0 वोल्ट होगा या फिर 5 वोल्ट होगा। मोस्टली जो है वो हम हाई वोल्टेज क्या लेते हैं, 5 वोल्ट। तो 0 यानी कि लो और 5 वोल्ट यानी कि हाई, तो 2 ही हमारे पास इनपुट और आउटपुट है, यानी कि 0 वोल्ट आ रही है लो, और हाई वोल्टेज यानी कि 5 वोल्ट आ रही है तो होगा हाई। ये होता है हमारा लॉजिक गेट्स। हमारे पास 5 कॉमन लॉजिक गेट्स हैं, जो है हमारे एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। ये 5 हमारे गेट्स हैं जो हमारे बेसिक जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। गेट्स में होता क्या है, गेट्स में होता है एक ट्रुथ टेबल होता है। ट्रुथ टेबल क्या बताता है, हमारे इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन, कि इनपुट क्या देने पर हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉट गेट। नॉट गेट जो है वो सबसे सिंपल लॉजिक गेट है। नॉट गेट का सिंबल जो है वो इस तरीके से होता है, इसके अंदर एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है, ये हमारा नॉट गेट का सिंबल। इसमें क्या है, एक ट्रायंगल है और ये आगे सर्कल है। सर्कल का मतलब है कि इनपुट जो है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। अगर सपोज हमने 1 इनपुट दिया है तो नॉट गेट क्या कर देगा, उसको रिवर्स करके क्या दे देगा, 0 आउटपुट। अगर हमने 0 इनपुट दिया है तो हमारा नॉट गेट का आउटपुट क्या होगा, 1। तो नॉट गेट क्या होता है, इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर मीन्स इन्वर्ट कर देता है हमारे इनपुट को। अगर हमने इनपुट 1 दिया है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0। अगर हमने इनपुट 0 दिया है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1। तो नॉट गेट क्या होता है, सिंपल गेट होता है, जिसके अंदर वो एज ए इन्वर्टर काम करता है। ये होता है उसका ट्रुथ टेबल, जिसमें इनपुट और आउटपुट बताते हैं। जैसे कि अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1, इनपुट 1 तो आउटपुट 0। ये हुआ हमारा नॉट गेट। अब आता है हमारा नेक्स्ट और गेट। और गेट का सिंबल होता है कुछ इस तरह। इसके अंदर 2 इनपुट होते हैं और एक क्या होता है, आउटपुट होता है।
तो सबसे पहले हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल का मतलब है कि हमने इनपुट के वेरिएशंस देखे हैं और उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या हमें मिलेगा। अब ऑर गेट जो होता है वो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऑर गेट जैसे y है आउटपुट, तो ऑर गेट का मतलब है a प्लस बी। ऑर गेट का मतलब है a प्लस बी, यानी कि अगर a 0 है b 0 है तो 0 प्लस 0 क्या होगा, आउटपुट हमें मिलेगा 0। अगर a 0 है b 0 है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, b। ये उसकी होती है बुलियन इक्वेशन। जैसे कि बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है नॉट गेट का वो होता है y इज इक्वल्स टू a बार। बार का मतलब उल्टा, अगर a 0 है तो y मिलेगा हमें 1, a 1 है तो y मिलेगा हमें 0। तो ये उसकी है बुलियन एक्सप्रेशन। वैसे ही और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होता है ये y इज इक्वल्स टू a प्लस बी। a और b दोनों 0 है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0। a 0 है b 1 है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 1, क्योंकि 0 प्लस 1 क्या होता है, 1। a 1 है b 0 है तो भी हमें 1 मिलेगा, क्योंकि 1 प्लस 0 भी क्या होता है, 1। फिर a भी 1 है b भी 1 है तो भी हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि डिजिटल सर्किट में 2 तो होता ही नहीं कुछ, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो इसलिए जो हमारा आउटपुट होता है वो हमारा क्या होता है, 1। तो ये होता है हमारा और गेट का ट्रुथ टेबल और गेट की बुलियन इक्वेशन। अब आता है हमारा एंड गेट। एंड गेट यानी कि ये डी की तरह, ये इसका एक होता है हमारा सिंबल एंड गेट का। इसकी बुलियन इक्वेशन होती है v इज इक्वल्स टू a डॉट b, यानी कि मल्टीप्लीकेशन। अब अगर a 0 है b 0 है तो a डॉट b क्या होगा, y मतलब 0। a 0 है b 1 है, अगर मैं 0 डॉट 1 करूं तो भी हमें आंसर क्या मिलेगा, 0। अगर a 1 है b 0 है तो भी हमें क्या मिलेगा, आउटपुट 0। लेकिन अगर a 1 है और b भी 1 है तो a क्या 1 डॉट 1 क्या मिलेगा हमें, 1। तो आउटपुट क्या होगा हमारा, 1। तो एंड गेट में जब तक दोनों आउटपुट इनपुट जो है वो 1 नहीं होते हमें आउटपुट 1 नहीं मिलेगा। और गेट में सिर्फ और सिर्फ दोनों अगर आउटपुट इनपुट जो है वो 0 होंगे तभी हमें 0 मिलेगा, अदरवाइज हमें आउटपुट जो है वो क्या मिलेगा, 1। अब आता हमारा नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब है एंड के आगे नॉट गेट, मींस नैंड मींस एंड प्लस नॉट। एंड गेट के आगे अगर हम नॉट गेट लगा दें तो वो क्या बन जाएगा हमारा, नैंड गेट। ये था हमारा एंड गेट का सिंबल, हमने आगे क्या लगा दिया, नॉट गेट, यानी कि हमारा क्या बन गया, नैंड गेट। अब जो भी हमारा ट्रुथ टेबल था एंड गेट के लिए, अगर हम इसको ऊपर बार लगा दें यानी सारा रिवर्स कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, नैंड गेट। एंड गेट में था कि अगर दोनों इनपुट सेम होंगे यानी दोनों इनपुट 1 होंगे तभी हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1। लेकिन नैंड गेट में क्या होगा, अगर हमारे दोनों इनपुट 1 है तो हमें आउटपुट मिलेगा 0, बाकी समय हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1। तो ये होता है हमारा नैंड गेट, जो क्या बनता है, एंड प्लस नॉट गेट। एंड गेट का जो भी हमें आउटपुट मिलेगा उसके बाद वो उसको इन्वर्ट कर देगा तो हमें क्या मिलेगा, नैंड गेट का आउटपुट। और इसकी बुलियन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू a डॉट b बार। ये बार का मतलब इन्वर्ट कर देना। अब आता है हमारा नॉर गेट, पांचवा और आखिरी गेट, नॉर गेट। नॉर गेट का मतलब है हमारा और गेट प्लस नॉट गेट, और प्लस नॉट, यानी जो भी और गेट का आउटपुट था उसमें हमने क्या कर दिया, उसको इन्वर्ट कर दिया और आगे ये क्या लगा दिया, सिंबल में क्या हो गया हमारा, बबल बना दिया हमने, ताकि वो सिंबल क्या सिंप्लीफाई क्या बता सके हमें कि वो आगे क्या है, नॉट गेट लगा हुआ है। और गेट में क्या था कि अगर दोनों इनपुट हमारे 0 है तो 0 होगा, अदरवाइज हमारा आउटपुट जो है वो 1 होगा। तो नॉर गेट में क्या होगा, एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट, कि जब हमारा दोनों इनपुट 0 है तो हमें 1 मिलेगा, बाकी समय हमें क्या मिल जाएगा, 0। और इसकी बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी बार, क्योंकि क्या लगा हुआ है, नॉट गेट। तो ये हमारे थे 5 लॉजिक गेट्स जो हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट था, कि किस तरीके से लॉजिक गेट्स जो है वो काम में लाए जाते हैं। जैसे कि हमारी एलईडीज वगैरह है वो भी इसी बेसिस पे चलती है। अगर हमने लो है तो 0 इनपुट और हाई है तो 5 वोल्ट जब हम उसको देते हैं तो वो क्या करती है, एलईडी ग्रो कर जाती है। तो वो क्या है, हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि लॉजिक गेट्स पे बना हुआ है। तो इस तरीके से हमारा सेमीकंडक्टर पार्ट जो है वो खत्म होता है। सेमीकंडक्टर पूरा चैप्टर हमने उसमें देखा कि किस तरीके से हमारा एक सेमीकंडक्टर से हमने बहुत सारे डिवाइसेस बनाए, जैसे कि सोलर सेल, फोटो डायोड्स,
एलईडीज हमने ट्रांजिस्टर देखे, उसमें एम्पलीफायर हमने उससे बनाया कि कैसे स्विच काम करता है, हमने ये सब कुछ देखा। तो आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक स्टे ट्यून्ड विद पढ़ लो इंडिया एंड थैंक यू।